कास्ट संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा पौधा खिड़की की ओर कैसे मुड़ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। क्या ये अजीब नहीं लगता कि दुनिया भर के जंगल और पेड़ जो हमें इतने हरे भरे दिखाई देते हैं, वो असल में हरे रंग का इस्तेमाल ही नहीं करते? हाँ, ये फैक्ट तो हमेशा सबको चौंका देता है ना? या फिर ये सोचिए कि एक 100 फुट ऊंचे विशालकाय पेड़ की चोटी तक पानी कैसे पहुंच जाता है, वो भी बिना किसी मोटर के, सिर्फ एक अदृश्य वैक्यूम के सहारे। बिल्कुल, प्रकृति का अपना अलग ही इंजीनियरिंग सिस्टम है। सही कहा। खैर, इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये जीव विज्ञान और पादप कार्य की यानी बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी का एक एटलस है, जो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। एकदम सही। और हमारा मिशन आज सिर्फ कुछ रटे रटाई तथ्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम उन जैविक रहस्यों को डिकोड करेंगे जो परीक्षाओं के लिए तो जरूरी हैं ही, साथ ही हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देते हैं। कि ज्ञान का असली फायदा तभी है जब हम सिर्फ ये न जाने कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझें कि उसके पीछे का क्यों क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे पेज 1 से। इस पेज पर एक विजुअल ब्लूप्रिंट या कहूं एक दृश्य रूपरेखा दी गई है। हाँ, और ये पन्ना सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ही पेज पर पत्तियों के बेहद बारीक क्रॉस सेक्शंस हैं, जहां वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस की परतें किसी बिल्डिंग के नक्शे जैसी लग रही हैं। और उसी पन्ने पर विषाणुओं यानी वायरसेस और जीवाणुओं के चित्र भी हैं, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वही तो मैं यही सोच रहा था कि ये सब एक ही पन्ने पर क्यों है। क्योंकि पेज 1 पूरे जीव विज्ञान की चौड़ाई को एक ही बार में दिखा देता है। ये हमें बताता है कि जीवन चाहे एक छोटे से वायरस के रूप में हो, हाँ, या फिर एक विशाल पेड़ के पत्ते की जटिल फैक्ट्री के रूप में, ये सब एक ही जैविक ताने बाने का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये हमारे दिमाग को आगे आने वाली विविधता के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतनी विशाल विविधता को बिना किसी सिस्टम के समझना तो नामुमकिन है ना। इसी लॉजिक के साथ जब हम पेज 2 पर आते हैं तो हमें 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिलता है। हाँ, जो कि R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। राइट। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया शामिल हैं। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों तरह के जीवों को सिर्फ 5 खानों में कैसे समेटा जा सकता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विटेकर ने जीवों को सिर्फ उनके बाहरी रूप रंग के आधार पर नहीं बांटा। तो फिर बेसिस क्या था? उन्होंने सेलुलर लेवल यानी कोशिका के स्तर को चुना। उन्होंने देखा कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है, मतलब बिना स्पष्ट केंद्रक वाली, जैसे मोनेरा के जीवाणु। एकदम सही। या फिर वो यूकैरियोटिक है, जिसमें पूरा विकसित केंद्रक होता है। और दूसरा सवाल था कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर हैं। अच्छा, मतलब बाहरी दिखावे की जगह उनके काम करने के तरीके पर फोकस था। हाँ, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बीपीएससी एग्जाम फैक्ट भी है। ये जो 1969 का साल है ना, ये कई बार सीधे तौर पर पूछा गया है। मतलब 1969 याद रखना बहुत जरूरी है। खैर, वर्गीकरण के बाद पेज 3 पर नामकरण की चुनौती आती है। कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, नियम यह है कि नाम वंश और जाति यानी जीनस और स्पीशीज से बनेगा और हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, जैसे मानव के लिए होमो सैपियंस और आम के लिए मैंगिफेरा इंडिका। राइट। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, हम आम को सिर्फ आम क्यों नहीं कह सकते? इसे इतना जटिल क्यों बनाया? मैं समझाती हूँ। विज्ञान सीमाओं और भाषाओं में नहीं बन सकता ना। आम शब्द सिर्फ हिंदी जानने वालों को समझ आएगा। हाँ, किसी रशियन या जापानीज वैज्ञानिक को तो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। लिनियस का सिस्टम वैज्ञानिक नामों की एक सार्वभौमिकता तय करता है। मैंगिफेरा इंडिका दुनिया की किसी भी लैब में एक ही प्रजाति को दर्शाएगा। और ये जो इटैलिक्स में लिखने वाला रूल है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है कि ये एक साइंटिफिक नाम है। और यहाँ स्रोत ने एक एग्जाम ट्रैप बताया है। आम और चावल यानी ओरिजा सटाइवा के वैज्ञानिक नाम बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ओरिजा सटाइवा? ठीक है, ये याद रखना होगा। अब पेज 4 पर चलते हैं, जहां हम पादप जगत वर्गीकरण की गहराइयों में उतरते हैं। प्लांट किंगडम के 2 मुख्य हिस्से, क्रिप्टोगेमे और फेनेरोगेमे। हाँ, क्रिप्टोगेमे यानी बिना बीज वाले,
जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, हम्म, और फेनरोगेम यानी बीज वाले, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। बिल्कुल। लेकिन पेज 4 पर एक बहुत अजीब बात लिखी है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा गया है। एक मिनट, पौधों की दुनिया के मेंढक, ये कैसे? ये तुलना सच में बहुत सटीक है। जैसे मेंढक जमीन पर रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं, ब्रायोफाइटा भी बिल्कुल यही करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मॉस, वो विकास के क्रम में पानी से निकलकर जमीन पर तो आ गए, लेकिन उनके पास बीजों को सुरक्षित रखने का सिस्टम नहीं है। तो उन्हें प्रजनन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, नमी या पानी के बिना उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बीपीएससी हाईलाइट है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। कमाल है, विकास की ये कहानी सच में अद्भुत है। अब पेज 5 पर इन्हीं पौधों के सबसे आधुनिक रूप की बात की गई है। एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे, जिन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में समानांतर शिरा विन्यास यानी पैरेलल वीन्स होती हैं और जड़ें रेशेदार होती हैं, जैसे चावल, गेहूं और केला। और डाइकॉट में जालीदार शिरा विन्यास और मूसला जड़ें होती हैं। हाँ, जैसे आम। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि हम बिना जमीन खोदे सिर्फ पत्ती देखकर पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं। तो पत्ती की नसें सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो पौधे के पूरे आंतरिक ढांचे की गवाही देती हैं। ये तो किसी ज्योतिषी की तरह हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसा हो गया। हाँ, और एग्जाम फोकस के नजरिए से केले का उदाहरण बहुत खास है। केले के पत्ते को देखें तो उसकी नसें एकदम पैरेलल चलती हैं। तो इसका मतलब वो मोनोकॉट है और उसकी जड़ें रेशेदार होंगी। एकदम सही। ये पत्ती और जड़ का आपसी संबंध परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब पेज 6 हमें एक ऐसे जगत में ले जाता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, कवक यानी फंगी। हाँ, और स्रोत साफ चेतावनी देता है कि फंगी पौधे नहीं है। बिल्कुल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इनकी कोशिका भित्ति पौधों की तरह सेल्यूलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। तो क्या वो मशरूम जो हम खाते हैं वो भी पौधा नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल में काइटिन वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी खोल बना होता है। अरे बाप रे। हाँ। इस पेज पर फंगी के दोहरे चरित्र का बहुत शानदार विश्लेषण है। एक तरफ ये एथलीट फुट और दांत जैसी त्वचा की बीमारियां फैलाते हैं, और दूसरी तरफ बीपीएससी की नोट याद दिलाता है कि यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक है उसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है, और पेनिसिलियम हमें जीवन रक्षक एंटीबायोटिक देता है। मतलब ये बीमार भी करते हैं और जान भी बचाते हैं। खैर, पेज 7 पर एक ऐसी चीज है जो विज्ञान के नियमों की धज्जियां उड़ा देती है, विषाणु यानी वायरस। दी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। हाँ, मानक परिभाषा के अनुसार ये जीवित ही नहीं है, इनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो एक निर्जीव चीज इंसान को कैसे मार सकती है? इसे एक हैकर और एक फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। वायरस के पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, शरीर के बाहर वो सिर्फ एक धूल के कण जैसा है। लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसता है, वो उस कोशिका की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अच्छा, मतलब सेल को ही अपना गुलाम बना लेता है। हाँ, और सेल से कहता है कि मेरी लाखों कॉपी बनाओ। इसी में सेल नष्ट हो जाती है। और यहाँ सबसे खतरनाक एग्जाम ट्रैप छिपा है। वो क्या? स्रोत स्पष्ट करता है कि एक वायरस का आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए। ये दोनों एक साथ कभी किसी भी वायरस में नहीं पाए जाते। मतलब दोनों एक साथ कभी नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब इस हैकर की दुनिया से निकलकर पेज 8 पर आते हैं, जीवाणुओं का साम्राज्य। बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं है। हाँ, ये कोई हैकर नहीं है, ये पूरी तरह जीवित है। हाँ, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है ना। बहुत गहरा। इस पेज का बीपीएससी नोट बैक्टीरिया के दो विपरीत चेहरे दिखाता है। एक तरफ मित्र जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम जो खाद बनाता है और लैक्टोबैसिलोस जिससे दही जमता है, और दूसरी तरफ टीबी, हैजा, टाइफॉइड और टिटनेस जैसी जानलेवा बीमारियां भी इन्हीं बिना केंद्रक वाले जीवाणुओं की देन है। ये जीवन देते भी हैं और लेते भी। अब जीवन देने की बात हो ही रही है तो पेज 9 पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का समीकरण है। प्रकृति की सबसे बड़ी फैक्ट्री। बिल्कुल, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6 CO2 और 6 H2O मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन यहां मुझे एक चीज ने चौंका दिया। वो हरे रंग वाली बात ना? हाँ,
हम सोचते हैं कि पत्ते हरे होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्रोत कह रहा है कि क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल और नीले प्रकाश को ही अवशोषित करता है। यही विज्ञान की खूबसूरती है। क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को तो सोख लेता है, लेकिन हरे प्रकाश को अवशोषित करने में नाकाम रहता है। तो वो उस हरे रंग का क्या करता है? वो उसे वापस बाहर की तरफ फेंक देता है, यानी परावर्तित कर देता है। हमारी आंखों तक वही परावर्तित हरा प्रकाश पहुंचता है। मतलब जो रंग उनके किसी काम का नहीं, वही उनकी पहचान बन गया। ये एक बहुत ही शानदार बीपीएसओ साइंटिफिक फैक्ट है। बिल्कुल। अब ये पूरी प्रक्रिया होती कहाँ है? पेज 10 इसी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर जूम इन करता है। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। हाँ, और इसमें स्टोमेटा का भी बहुत अहम रोल है। पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्र, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। इनके दोनों तरफ रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स होती हैं, एकदम बाउंसर की तरह। लेकिन स्रोत ये क्यों कहता है कि स्टोमेटा मुख्य रूप से पत्ती की निचली सतह पर होते हैं? ये एग्जाम फोकस का पॉइंट है और प्रकृति के बचाव तंत्र को दिखाता है। अगर स्टोमेटा पत्ती की ऊपरी सतह पर होते तो क्या होता? धूप सीधे उन पर पड़ती। एकदम सही, और पौधे का सारा पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता। निचली सतह पर होने से ये छिद्र छाया में रहते हैं, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। कमाल की इंजीनियरिंग है। अब पेज 11 पर आते हैं। यहाँ दो अभिक्रियाओं की बात है, प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन और अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होती है, जहां पानी टूटता है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। लेकिन मुझे ये डार्क शब्द अजीब लग रहा है। क्या ये ग्लूकोज बनाने का काम रात के अंधेरे में होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बीपीएससी एग्जाम ट्रैप खुलता है। डार्क रिएक्शंस रात में नहीं होती हैं। तो फिर इन्हें डार्क क्यों कहते हैं? इसे एक एनालॉजी से समझें। लाइट रिएक्शन का काम है सोलर पैनल की तरह धूप का इस्तेमाल करके बैटरी चार्ज करना। बैटरी मतलब ईटीपी। हाँ, और डार्क रिएक्शन वो मशीन है जो उस बैटरी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाती है। इस मशीन को सीधे धूप नहीं चाहिए, सिर्फ बैटरी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए डार्क। लेकिन बैटरी तो दिन में ही चार्ज होगी ना? बिल्कुल, इसलिए ये मशीन भी दिन में ही चलती है। थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा के इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब पेज 12 पर चलते हैं। यहाँ C3 और C4 पौधों की तुलना की गई है, मतलब पौधों में भी रेस चल रही है। हाँ, और इस रेस का कारण है पानी और भोजन का संघर्ष। स्रोत बता रहा है कि गर्म परिस्थितियों में C4 पौधे जैसे गन्ना और मक्का बहुत अधिक कुशल होते हैं। ऐसा क्यों? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो C3 पौधे पानी बचाने के लिए अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाती और ग्लूकोज बनना रुक जाता है। तो C4 पौधे क्या अलग करते हैं? उनके पास 4 कार्बन अणु तंत्र एक सुपर पावर की तरह काम करता है। स्टोमेटा हल्का सा भी खुले तो वो काफी कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर तेजी से ग्लूकोज बनाते रहते हैं। यही इनका बीपीएससी कंपेटिटर एज है। अब पानी बचाने की बात से ही पेज 13 जुड़ा है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प का उड़ना। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से पौधा मुरझा सकता है। तो अगर पानी उड़ने से जान जा सकती है तो पौधा इसे पूरी तरह रोक क्यों नहीं देता? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कोई बीमारी नहीं है, ये पौधे का मुख्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे ही एग्जाम पॉइंट के रूप में समझाया गया है। मतलब ये जरूरी है। वैक्यूम पैदा होता है, एक अदृश्य स्ट्रॉ की तरह। बिल्कुल, यही ट्रांसपिरेशन पूल है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी और खनिजों को सबसे ऊपरी पत्ती तक खींचता है। मतलब पानी का उड़ना जरूरी है ताकि नया पानी जड़ों से ऊपर आ सके। बेहतरीन। अब जब खनिज ऊपर आ गए हैं तो पेज 14 पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात है। हाँ, हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है। फिर भी पौधे इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते, उन्हें ये अमोनिया के रूप में चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा वाली गैस के परमाणु एक बहुत मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसे तोड़ना पौधे के बस की बात नहीं। तो फिर कौन तोड़ता है? सूक्ष्म जीव। जैसे कोई विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलता है ना, वैसे ही एजोटोबैक्टर और राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में अमोनिया बना देते हैं। अरे वाह। और बीपीएससी एग्जाम फोकस में एनाबीना और नॉस्टॉक का भी जिक्र है, जिनका उपयोग धान के खेतों में प्राकृतिक खाद के रूप में होता है। मतलब बिना इन सूक्ष्म जीवों के कृषि व्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी। अब हम एटलस के अंतिम पन्ने पेज 15 पर पहुंच गए हैं।
खनिज पोषक तत्व। मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसे देखकर मुझे जिम सप्लीमेंट्स की याद आ गई। पौधों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भारी मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म मात्रा में। एकदम सही। और बीपीएससी मस्ट नो सिद्धांत है एनपीके, यानी एनपीके का फॉर्मूला। पूरी उर्वरक इंडस्ट्री इसी पर टिकी है। इसे थोड़ा डिकोड करें। जरूर। नाइट्रोजन सीधे पत्तियों के विकास को बढ़ाता है, फास्फोरस जड़ों के तंत्र को मजबूत करता है ताकि वो ट्रांसपिरेशन वाला खिंचाव सही से काम करे। बिल्कुल। और पोटेशियम पौधे के समग्र स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एन, पी और के पत्ती, जड़ और संपूर्ण स्वास्थ्य। तो इसी के साथ हमने पेज 1 से लेकर 15 तक की यात्रा पूरी कर ली। हाँ, 5 जगत वर्गीकरण से लेकर वायरसेस और पौधों की रासायनिक फैक्ट्रियों तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये कि जीव विज्ञान सिर्फ रटे रटाए तथ्यों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कारण और प्रभाव का एक जाल है, जहां एक छोटा सा सूक्ष्म जीव विशाल जंगलों का अस्तित्व तय कर रहा है। सही बात है। तो इस एक पौधे का जीवन हमेशा 2 ताकतों के बीच झूलता है। एक तरफ उसका आंतरिक संतुलन है, मतलब जहां वो अपनी वृद्धि को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ फफूंद, जीवाणु और वायरस का लगातार हमला है। और अगर पौधे ये जंग हार गए तो हमारे लिए भोजन का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। अरे बाप रे। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस दस्तावेज के पेज 16 पर अगर हम नजर डालें तो शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय दृश्य से होती है। हाँ, वो जो तुलना की गई है। बिल्कुल। एक तरफ एक बिल्कुल स्वस्थ, हरा भरा और प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ तना है, और ठीक उसके बगल में एक सूखा, मृत और पूरी तरह से संक्रमित तना है। ये ऐसा है जैसे हम एक ही स्क्रीन पर जीवन का निर्माण और उसका विनाश दोनों एक साथ देख रहे हों। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेज 16 पूरे दस्तावेज की नींव रखता है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी चरम पर है। तो पहले निर्माण की बात कर लेते हैं। पेज 17 पर पौधे के पहले हथियार, या कह लें उसके मास्टर कंट्रोलर का जिक्र है, जिसे ऑक्सिन कहते हैं। हाँ, ऑक्सिन। ये वृद्धि और दिशा तय करने वाला रसायन है। दस्तावेज में इसे फोटोट्रोपिज्म से जोड़ा गया है, यानी पौधे का प्रकाश की ओर झुकना। ये काम कैसे करता है? देखिए, मैं समझाती हूँ। जब सूरज की रोशनी पौधे के एक तरफ पड़ती है ना, तो ये जो ऑक्सिन रसायन है, ये पौधे के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ छाया होती है। अच्छा, मतलब धूप से दूर भागता है? बिल्कुल। और वहाँ छाया वाले हिस्से में जाकर वो कोशिकाओं को लंबा कर देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर तने के एक तरफ की कोशिकाएं लंबी हो जाए और दूसरी तरफ की वैसी रहे तो क्या होगा? वो तना अपने आप प्रकाश की दिशा में झुक जाएगा। एकदम सही। ये प्रकृति की एक बेहद सटीक इंजीनियरिंग है। और पेज 17 पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले ऑक्सिन का नाम IAA बताया गया है। इसके अलावा ये शीर्षस्थ प्रभाविता, या कह लें एपिकल डोमिनेंस भी दिखाता है। मतलब पौधे का मुख्य ऊपरी सिरा अगल बगल की कलियों के विकास को रोक कर रखता है, ताकि पौधा सीधा ऊपर बढ़े। एक मिनट, इसी बात पर मुझे एक सवाल पूछना है। पेज 17 पर ही 2,4-D नाम के एक कृत्रिम ऑक्सिन का भी जिक्र है। हाँ, सिंथेटिक ऑक्सिन। लिखा है कि इसका उपयोग खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में होता है, वीड किलर के रूप में। बिल्कुल होता है। तो अगर ऑक्सिन मूल रूप से वृद्धि का हार्मोन है, मतलब पौधे को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये खरपतवारों को मारने का काम कैसे कर सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही चतुर है। देखिए, ऑक्सिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पौधे की वृद्धि को संतुलित रखता है। हाँ। लेकिन जब हम 2,4-D जैसा कृत्रिम ऑक्सिन किसी खरपतवार पर छिड़कते हैं, तो हम असल में उस पौधे को हार्मोन का एक भारी ओवरडोज दे रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हम उसे उसकी क्षमता से ज्यादा बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। इस ओवरडोज से खरपतवार की कोशिकाएं इतनी अनियंत्रित और बेतहाशा तेजी से बढ़ने लगती हैं कि पौधे का अपना ही आंतरिक परिवहन तंत्र, जो पानी और भोजन सप्लाई करता है, वो फट जाता है। अरे बाप रे। हाँ, पौधा अपनी ही अनियंत्रित अतिवृद्धि के कारण अंदर से टूटकर मर जाता है। कमाल है यार। मतलब दुश्मन को इतनी ज्यादा ऊर्जा दे दो कि उसका अपना ही सिस्टम क्रैश कर जाए। सही कहा। खैर, अब दिशा और जड़ें तो तय हो गई, लेकिन बाकी पौधों से मुकाबला करने के लिए लंबाई भी तो चाहिए ना? बिल्कुल। धूप तक पहुंचने के लिए लंबा होना जरूरी है। तो अब आते हैं पेज 18 पर। यहाँ दस्तावेज हमें जिब्रेलिन नाम के हार्मोन की ओर ले जाता है। इसे लंबाई और बीजों के अंकुरण का उत्प्रेरक कहा गया है।
हाँ, गिबेरेलिन। गन्ने की खेती में इसका बहुत बड़ा उपयोग बताया गया है, जहां ये तने की लंबाई बढ़ाकर उपज में भारी वृद्धि करता है और ये आनुवंशिक रूप से बौने पौधों को भी लंबा कर सकता है। तो क्या मैं इसे पौधों के लिए एक प्राकृतिक स्टेरॉइड कह सकता हूँ? इसे एक प्राकृतिक स्टेरॉइड कहना बिल्कुल सटीक रहेगा। गन्ने के मामले में देखिए, किसान को पत्तियों या फूलों से तो कोई मतलब होता नहीं है। हाँ, उसे तो बस गन्ने से मतलब है। उसे सिर्फ वो तना चाहिए जिसमें मीठा रस भरा हो। गिबेरेलिन ठीक इसी जगह काम करता है। वो तने के पोरों को यानी इंटरनोड्स को भौतिक रूप से खींचकर लंबा कर देता है। वाह! और पेज 18 पर इसका एक और चमत्कारिक गुण बताया गया है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। हाँ, मैंने पढ़ा था, बिना निषेचन के फल का विकास, जैसे बिना बीज वाले अंगूर, राइट? एकदम सही। ये किसानों और हम उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक वरदान है। होता क्या है कि गिबरेलिन का छिड़काव पौधे को एक रासायनिक संकेत देता है कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भले ही ऐसा ना हुआ हो। हाँ, पौधा धोखा खा जाता है और फल को बड़ा करने लगता है, लेकिन क्योंकि असली निषेचन नहीं हुआ था, इसलिए फल के अंदर बीज नहीं बनते। ये तो प्रकृति की प्रोग्रामिंग को हैक करने जैसा हुआ। बिल्कुल। चलिए, तो पौधे की दिशा तय हो गई, लंबाई भी बढ़ गई, लेकिन पेज 19 पर एक बहुत जरूरी बात है। ये सब करने के लिए पौधे को लगातार नई कोशिकाएं बनानी होंगी। हाँ, सेल डिवीजन। और ये काम करता है साइटोकाइनिन। पेज 19 इसे कोशिका विभाजन और यौवन का स्रोत कहता है। ये जीर्णता या बुढ़ापे में देरी करता है, यानी पत्तियों को लंबे समय तक हरा रखता है। और इसका एक प्राकृतिक स्रोत बताया गया है, नारियल का पानी। कोकोनट मिल्क। हाँ, एक मिनट, नारियल पानी, क्या इसीलिए ये इंसानों के बीच भी इतना पॉपुलर है? ये तो पौधों की एंटी एजिंग क्रीम की तरह काम कर रहा है। एंटी एजिंग क्रीम, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा दी आपने। साइटोकाइनिन वास्तव में कोशिकाओं के अंदर जाकर उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है जिससे प्रोटीन टूटते हैं और कोशिकाएं नष्ट होती हैं। अच्छा। और पेज 19 पर ही टिश्यू कल्चर की बात भी है, जहां लैब में एक अकेली कोशिका से पूरा पौधा तैयार किया जाता है। हाँ, वो कैसे होता है? वहां साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के बीच का संतुलन ही सब कुछ तय करता है। ये किसी जादुई रेसिपी की तरह है। मतलब वैज्ञानिक इन दोनों को मिलाकर आकार तय करते हैं? हाँ, अगर वैज्ञानिक मिश्रण में ऑक्सिन ज्यादा रखेंगे तो उस कोशिका से सिर्फ जड़ें निकलेंगी। और अगर वो साइटोकाइनिन ज्यादा डालेंगे तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा यानी पत्तियां बनेंगी। इन दोनों का बिल्कुल सटीक संतुलन ही एक संपूर्ण पौधा तैयार करता है। क्या बात है! लेकिन जब सब कुछ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, तो पेज 20 पर आते हैं। कोई तो ऐसा सिस्टम होगा जो जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाता हो। बिल्कुल है। पेज 20 पर एब्सिसिक एसिड या ABA की चर्चा है। इसे प्रकृति का तनाव हार्मोन कहा गया है, एक वृद्धि निरोधक। ग्रोथ इनहिबिटर। हाँ, लिखा है कि सूखे से बचाव के लिए ये पत्तियों के रंध्रों को यानी स्टोमेटा को तुरंत बंद कर देता है, पुरानी पत्तियों और फलों को गिरा देता है और बीजों में सुप्तावस्था लाता है। अब यहां मुझे थोड़ा खटक रहा है। एक मिनट, पौधे का अपना ही सिस्टम, उसका विकास क्यों रोकना चाहेगा? ये सोचना स्वाभाविक है। मतलब विकास रुकना तो पौधे के लिए नुकसानदायक होना चाहिए ना? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विकास रोकना असल में पौधे की सबसे बड़ी जीवित रहने की रणनीति है, उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, वो कैसे? कल्पना कीजिए कि भयंकर सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं। अगर पौधा अपनी पत्तियों के रंध्र खुले रखेगा और अपना विकास जारी रखेगा तो क्या होगा? उसका सारा बचा खुचा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पौधा सूख कर मर जाएगा। तो ऐसे संकट के समय में पेज 20 के अनुसार ABA एक इमरजेंसी अलार्म की तरह काम करता है। ओहो। ये रंध्रों के आसपास की जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं उनमें से पानी बाहर निकाल देता है। वो पिचक जाती हैं और रंध्र भौतिक रूप से बंद हो जाते हैं। मतलब वो खुद को सील कर लेता है। हाँ, और पुरानी पत्तियों को जानबूझकर गिरा देता है ताकि कम हिस्सों में पानी पहुंचाना पड़े। वाह, मतलब कभी-कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा बचाना ही असली जीत होती है। बिल्कुल। अब पेज 21 पर आते हैं और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हार्मोन के इस पूरे तंत्र में एक रसायन ऐसा है जो गैस के रूप में काम करता है, एथिलीन। गैसीय हार्मोन। हाँ, पेज 21 के अनुसार ये पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसका मुख्य काम फलों को प्राकृतिक रूप से पकाना है।
और इसमें एक चेन रिएक्शन का जिक्र है, मतलब एक पका हुआ फल एथिलीन गैस छोड़ता है जिससे आसपास के सभी कच्चे फल भी तेजी से पक जाते हैं। ये तो उस क्लासरूम के एक शरारती बच्चे की तरह है जो अपने आसपास के सभी बच्चों को अपने जैसा बना देता है। बहुत सही कहा। और इस गैस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हवा के माध्यम से यात्रा कर सकती है। हाँ, जब एक फल पकना शुरू होता है तो वो एथिलीन गैस छोड़ता है। आसपास के कच्चे फलों के रिसेप्टर्स इस गैस को पकड़ लेते हैं और वो भी पकना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनके अंदर भी एथिलीन बनने की प्रक्रिया ट्रिगर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ कच्चे केलों के बीच में एक पका हुआ सेब रख दो तो सारे केले बहुत तेजी से पक जाएंगे। बिल्कुल। तो पेज 16 से 21 तक हमने देखा कि पौधा अंदर से खुद को कैसे नियंत्रित करता है। एक परफेक्ट सिम्फनी चल रही है। हाँ, आंतरिक नियंत्रण। लेकिन पेज 22 से ये दस्तावेज एक बहुत ही डार्क और खतरनाक मोड़ लेता है। अब बाहरी हमलों की शुरुआत होती है। विनाशकारी बीमारियां। हाँ, पेज 22 पर सबसे पहले बात की गई है गेहूं के रस्ट की। इसे प्रकाश संश्लेषण का अवरोधक कहा गया है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। बिल्कुल, ये एक फफूंद है और पेज 22 के अनुसार इसके लक्षण ये हैं कि गेहूं की पत्तियों और तनों पर पीले, काले या भूरे रंग के छाले बन जाते हैं और ये पूरी फसल को नष्ट कर देता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने पौधे के सोलर पैनल मतलब उसकी पत्तियों पे गाढ़ा पेंट पोत दिया हो। सोलर पैनल पर पेंट वाली उपमा एकदम सटीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण ही वो प्रक्रिया है जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर गेहूं जैसी फसल जिस पर दुनिया की आधी आबादी निर्भर है वही अपना खाना नहीं बना पाएगी तो हम क्या खाएंगे? सही बात है। ये फफूंद सिर्फ सूरज की रोशनी को ब्लॉक नहीं करती, ये पत्तियों के अंदर अपने छोटे छोटे ट्यूब डाल देती है और पौधे का सारा पोषण चूसने लगती है। पौधा भूखा मर जाता है। बाप रे। और भूखमरी की बात करें तो पेज 23 दुनिया के सबसे विनाशकारी कृषि रोग का खुलासा करता है, धान का झुलसा या राइस ब्लास्ट, मैग्नापोर्थे ओराइजी। हाँ, एक और फफूंद। पेज 23 पर लिखा है कि पत्तियों पर आंख के आकार के गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे डरावनी बात मुझे लगी, इसे नेक रॉट भी कहते हैं क्योंकि धान की बालियां टूटकर गिर जाती हैं। हाँ। एक मिनट, क्या ये सच में पौधे की गर्दन ही तोड़ देता है? हाँ, ये सचमुच एक भौतिक तबाही है। धान के पौधे में जो दानों से भरी भारी बाली होती है वो तने से एक बहुत ही पतली सी गर्दन से जुड़ी होती है। अच्छा। ये फफूंद जानबूझकर ठीक उसी जगह हमला करती है और उस जोड़ को सड़ा देती है। तो बाली गिर जाती है? पूरी की पूरी बाली पानी में गिर जाती है। इसमें किसान का नुकसान 10-20% नहीं होता, सीधे 100% होता है। हे भगवान, इसीलिए ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। पेज 24 पर आते हैं। अनाज के बाद फफूंद नकदी फसलों को भी निशाना बना रही है। यहाँ मूंगफली के टिक्का रोग का वर्णन है, सार्कोस्पोरा एराकिडिकोला। पेज 24 कहता है कि ये एक पर्णपाती संकट है। पत्तियों पर गहरे भूरे और काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं। मूंगफली का आकार बहुत छोटा रह जाता है। ये तो पौधे के लिए समय से पहले गंजापन आने जैसा है। और मूंगफली की बनावट को समझिए। फल जमीन के नीचे होता है, लेकिन उससे बड़ा होने के लिए ऊर्जा ऊपर धूप में मौजूद पत्तियां देती हैं। बिल्कुल। अब अगर सार्कोस्पोरा फफूंद पत्तियों को ही नष्ट कर देगी तो जमीन के नीचे फल को खाना कौन भेजेगा? कोई नहीं। बस इसीलिए मूंगफली या तो बनती ही नहीं या एकदम छोटी और खोखली रह जाती है। अब पेज 25 पर आते हैं। यहाँ गन्ने की एक बीमारी है, लाल सड़न या रेड रॉट, और दस्तावेज इसे गन्ने का कैंसर कहता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। पेज 25 पर इसके जो लक्षण हैं वो तो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। गन्ने को फाड़ने पर अंदर का हिस्सा गहरा लाल दिखता है और उसमें सफेद पट्टियां होती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात जो पेज 25 पर है कि संक्रमित खेत से एक बहुत तेज खट्टी गंध आती है। क्या वास्तव में एक बीमारी को हम खेत के पास खड़े होकर सूंघ सकते हैं? ये बिल्कुल सच है। और वो खट्टी गंध कोई आम गंध नहीं है, वो किण्वन या फर्मेंटेशन की गंध है। फर्मेंटेशन? गन्ने के अंदर? हाँ, ये फफूंद गन्ने के अंदर घुसकर ऐसे एंजाइम्स छोड़ती है जो गन्ने की मीठी चीनी को तोड़कर उसे एसिड और अल्कोहल में बदल देते हैं। अरे बाप रे। इसीलिए सिरके या खट्टी शराब जैसी गंध आती है। गन्ना बाहर से हरा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है, इसीलिए इसे कैंसर कहते हैं। भयानक है।
खैर, पेज 26 पर हम फफूंद की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोगों में प्रवेश करते हैं। सिट्रस कैंकर। हाँ, खट्टे फलों का दुश्मन। पेज 26 पर रोगजनक का नाम ज़ैंथोमोनस स्ट्रिटरी बताया गया है। इसमें नींबू या संतरे की पत्तियों और फलों पर खुरदरे और कॉर्क जैसे घाव बन जाते हैं। और फैलाव के बारे में लिखा है कि ये जीवाणु तेज हवा और बारिश के पानी के छींटों के माध्यम से फैलता है। ये तो ऐसा है जैसे हवा और बारिश इस बैक्टीरिया के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, फफूंद के बीजाणु हवा में खुद उड़ सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, ज़ैंथोमोनस पानी की बूंदों पर निर्भर करता है। जब तेज हवा के साथ बारिश होती है तो संक्रमित पत्तियों से बैक्टीरिया पानी की बूंदों के साथ मीलों दूर स्वस्थ पेड़ों पर जा गिरते हैं। और वो जो कॉर्क जैसे घाव हैं, वो फल को इतना बदसूरत बना देते हैं कि बाजार में कोई ग्राहक उस नींबू को खरीदना नहीं चाहता। भारी आर्थिक नुकसान। बिल्कुल। लेकिन अब पेज 27 पर जो जीवाणु है वो मेरे लिए इस पूरे अध्ययन का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। क्राउन गॉल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्राउन गॉल। इसका रोगजनक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस है। पेज 27 पर इसके विनाश के बारे में लिखा है कि ये तने और जड़ों के जोड़ पर एक बड़ा ट्यूमर बना देता है। लेकिन इसे विज्ञान के लिए एक वरदान भी कहा गया है। जेनेटिक इंजीनियर। हाँ, वैज्ञानिक इसका उपयोग पौधों में विदेशी डीएनए डालने और नई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाने के लिए करते हैं। एक मिनट, जो चीज ट्यूमर पैदा कर रही है, वैज्ञानिक उसी का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये तो दुश्मन के हथियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जैसा हुआ। ये जीव विज्ञान के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक है। ये काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। इस बैक्टीरिया के पास एक खास डीएनए होता है जिसे वो पौधे की कोशिकाओं में इंजेक्ट कर देता है। वो डीएनए पौधे को ट्यूमर बनाने का निर्देश देता है। और वो ट्यूमर ऐसा खाना बनाता है जिसे सिर्फ वही बैक्टीरिया खा सके। बहुत चालाक। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये बैक्टीरिया पौधों में अपना डीएनए इतनी आसानी से डाल सकता है तो क्यों ना हम उस ट्यूमर बनाने वाले जीन को काटकर निकाल दें और उसकी जगह कोई फायदेमंद जीन लगा दें। बिल्कुल, जैसे कीड़ों से बचने का जीन। आज दुनिया भर में ज्यादातर जीएम फसलें इसी बैक्टीरिया को एक पोस्टमैन या कुरियर बॉय की तरह इस्तेमाल करके बनती हैं। अद्भुत। हमने एक घातक बीमारी को टूल बना लिया। हाँ। चलिए, पेज 28 पर अब हम वायरस के स्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ धान के टुंगरू रोग का जिक्र है। वायरल डिजीज। हाँ, पेज 28 के अनुसार ये विषाणु और वाहक का गठजोड़ है। ये वायरस ग्रीन लीफ हॉपर नाम के कीट द्वारा फैलता है। पौधे बोने रह जाते हैं और पत्तियां पीले नारंगी रंग की हो जाती हैं। तो यहाँ असली अपराधी वायरस है, लेकिन उसे पौधे तक पहुंचाने के लिए एक उड़ने वाली टैक्सी यानी लीफ हॉपर की जरूरत है। बिल्कुल, टैक्सी वाला लॉजिक एकदम सही है। वायरस के पास न तो दांत होते हैं, न कोई ऐसा तंत्र जिससे वो पौधे की मोटी दीवार को भेद सके। तो वो खुद नहीं घुस सकते। नहीं, उन्हें किसी ऐसे जीव की जरूरत होती है जो दीवार पंक्चर करे। ग्रीन लीफ हॉपर की सूंड सुई की तरह होती है। वो बीमार पौधे का रस चूसता है और जब स्वस्थ पौधे को काटता है तो वायरस सीधे खून में पहुंच जाता है। हाँ, सैप में पहुंच जाता है। और यही सेम चीज पेज 29 पर भी दिखती है। केले का बंची टॉप बीमारी। बंची टॉप ऑफ बनाना? हाँ, पेज 29 बताता है कि ये भी वायरस है और यहाँ वाहक एफिड्स नाम की कीट हैं। इसमें पत्तियां सामान्य रूप से नहीं फैलती, बल्कि शीर्ष पर एक गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। पौधे का विकास रुक जाता है। ये तो ऐसा है जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ियां एक जगह फंस जाती हैं। वैसे ही केले की पत्तियां ऊपर एक ही जगह फंसकर गुच्छा बन गई हैं। और ये केले के किसानों के लिए एक बुरा सपना है। एक बार वायरस सिस्टम में घुस गया तो वो पत्तियों को खुलने का संकेत देने वाले सिस्टम को ही जाम कर देता है। इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। किसान को उस पौधे को जड़ से उखाड़कर नष्ट करना ही पड़ता है ताकि एफिड्स उस वायरस को पूरे खेत में न फैला दें। बहुत दुखद है। और पेज 30 पर आते हैं। यहाँ एक ऐसी ऐतिहासिक त्रासदी का जिक्र है जो सच में रूह कपा देती है। लेट ब्लाइट, आलू का पछेती झुलसा। पेज 30 पर इसका रोगजनक फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस बताया गया है, जो फफूंद जैसा जीव है। ओमिसाइट? हाँ। इसके लक्षण हैं आलू पर तेजी से फैलने वाले सड़े हुए धब्बे। और ऐतिहासिक प्रभाव देखिए, 1845 से 1849 के बीच आयरिश आलू अकाल आया था। आयरिश पोटैटो फैमिन। 10 लाख से अधिक लोगों की भूखमरी से मौत हो गई थी। मेरा सवाल यह है,
एक माइक्रोस्कोपिक जीव पूरी मानव सभ्यता की दिशा कैसे बदल सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अकाल सिर्फ एक बीमारी का परिणाम नहीं था, बल्कि हमारी अपनी गलतियों का नतीजा था। हमारी गलतियां कैसे? उस समय आयरलैंड की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ एक ही किस्म के आलू पर निर्भर थी, लंपर पोटैटो। और वो सभी आलू एक दूसरे के क्लोन थे। उनमें कोई जेनेटिक विविधता नहीं थी। इसलिए जब फाइटोफथोरा का हमला हुआ तो किसी भी पौधे के पास लड़ने की क्षमता नहीं थी। तो पूरी की पूरी फसल रातों रात खत्म हो गई। खेत के खेत सड़ी हुई काली राख में बदल गए। ये हमें सिखाता है कि खेती में विविधता न होना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बहुत ही गंभीर सबक। तो अब हम आखिरी पेज यानी पेज 31 पर आते हैं, जो एक संपूर्ण समीक्षा है, एक मैट्रिक्स, समरी मैट्रिक्स। हाँ, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? पेज 31 के सार के अनुसार एक तरफ हार्मोन है, ऑक्सिन दिशा तय करता है, गिबरेलिन लंबाई बढ़ाता है, साइटोकाइनिन कोशिकाएं बनाता है, एबीए तनाव में बचाता है और एथिलीन फल पकाता है। और दूसरी तरफ बीमारियां हैं, रस्ट, ब्लास्ट, टिक्का, रेड रॉट, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल, टुंगरो और लेट ब्लाइट। इंसान इन दोनों को समझकर ही अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। बिल्कुल। पौधे मूक दर्शक नहीं हैं, वे हर पल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या? हमने तनाव हार्मोन एबीए को समझा, लेकिन जरा सोचिए, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण पौधे भीषण गर्मी झेल रहे हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या ये संभव है कि गर्मी से बचने के लिए पौधों का ये एबीए हार्मोन भविष्य में हमेशा सक्रिय रहे, जिससे वे अपना विकास ही रोक लें? ये बहुत ही डरावना विचार है। और दूसरी तरफ, क्या ये गर्म मौसम इन फफूंद और बीमारियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा? अगर पौधे लगातार सर्वाइवल मोड में ही फंसे रहेंगे तो वे आने वाले दशकों में हमारे लिए भोजन कैसे उत्पन्न करेंगे? इस सवाल पर विचार करना अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो इस गहरी वैज्ञानिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।